हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है। मेरे वीडियोस में हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के चैप्टर 11 को, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये दो वीडियोस की सीरीज है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अर्थ क्या है, मतलब क्या है, क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मार्केट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट से है उन सारी एक्टिविटीज के जो किसी एक मार्केट से रिलेटेड होती है। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो कहेंगे कि जो विपणन प्रबंधन को कह सकते हैं ऐसे प्रबंधन के तौर पे जो किसी एक बाजार से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हो रही है उससे संबंधित है। अब देखो, एक्टिविटीज को वैसे तो गतिविधि कहते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे वर्क या काम। जब आपसे कहते हैं कि अगर मार्केट से रिलेटेड, यानी अगर एक बिजनेस पैरेलेंस की बात करें तो किसी कंपनी में बाजार से रिलेटेड जो भी कामकाज हो रहे हैं उन कामकाज की जो देखरेख जिम्मेवारी ले रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, उसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग मैनेजमेंट व्यावसायिक कार्यों का यानी व्यवसाय के दौरान या बिजनेस के दौरान जो काम किए जाते हैं उन काम का वो हिस्सा होता है जिसमें इंसानी जरूरतों को पूरा किया जाता है, उनको संतुष्ट किया जाता है। ठीक है, किसके जरिए? सेल और परचेज के जरिए, गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के जरिए। जहां पे भी एक्सचेंज वर्ड आता है उसका मतलब है कि खरीद फरोख्त हो रही है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो सर्विसेज का हो चाहे गुड्स का हो, उसके लिए एक्सचेंज टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोबारा से कह रहे हैं, मार्केटिंग किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का वो फेज है जिसके द्वारा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाता है, इंसानी जरूरतों को पूरा किया जाता है, और गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के जरिए, वस्तु और सेवाओं के सेल परचेज के जरिए उन्हें पूरा करवाया जाता है। कुल मिला के मार्केटिंग मैनेजमेंट, हम ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है बाजार से जुड़े हुए सारे कामों को पूरा करना, या फिर ये कहें कि कोई वस्तु जब खरीदी या बेची जाती है उसके लिए उससे जुड़ी जितने भी कामकाज हैं किसी व्यावसायिक फर्म के द्वारा, उन सारे कामों काज को करने के लिए जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। मार्केटिंग होते क्या है? ठीक है, विपणन क्या है? मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन्ड व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। मार्केटिंग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई समूह, ठीक है, वो वस्तुएं या सेवाएं पा पाता है निर्माण करके, उसको प्रस्ताव करके, या मुक्त रूप से वस्तुओं या सेवाओं को खरीद के उनकी कीमत को चुका के दूसरों के लिए। दोबारा से, यानी किसी एक व्यक्ति ने कोई वस्तु बनाई, उसकी जानकारी दूसरे व्यक्ति को दी, एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह ने क्या किया, कोई प्रोडक्ट बनाया या प्रोडक्ट या सर्विस बनाया, लोगों को उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बतलाया, और उस प्रोडक्ट की कोई एक निश्चित कीमत या वैल्यू या सेवाओं की एक निश्चित कीमत या दर तय करी, और उस पर दूसरे को ऑफर किया कि वो चाहे तो उन वस्तुओं या सेवाओं को पेमेंट देके, भुगतान करके, खरीद कर या उसका मूल्य चुकाकर हासिल कर सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मार्केटिंग उन सारी एक्टिविटीज को कहते हैं। दोबारा अगर देखें तो 3 पॉइंट हैं इसमें। एक है क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बाय अदर्स। यानी जब हम दूसरे व्यक्तियों के लिए कोई वस्तु या सेवाएं बना रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी दे रहे हैं और उनसे सेल परचेज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं मार्केटिंग के तौर पर देखी जाती है। यानी मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्तियों या समूह के द्वारा लोगों की जरूरतों को और चाहतों को पूरा करने वाली वस्तुएं या तो बनाई जा रही हैं, या उसकी जानकारी दी जा रही है, या उन्हें बेचा जा रहा है
ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। The marketers discover the needs and wants of customers and try to develop the products or services which would satisfy them. आमतौर पे जो मार्केटर होते हैं, जो बाजार में माल बेचने वाले होते हैं या विपणक होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, लोगों की जरूरतों को, लोगों की चाहतों को इकट्ठा करते हैं, समझते हैं और उनको पूरा करने वाली वस्तुएं, प्रोडक्ट या सेवाएं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनकी जरूरतें उससे पूरी हो जाती है और अपने फायदा कमा लेते हैं। दोबारा कि ज्यादातर जो मार्केटर हैं वो क्या करते हैं, वस्तु नीड और वांट्स होते हैं कस्टमर्स के, उनको पता करते हैं कि उन्हें किन चीजों की जरूरत है और फिर उन चीजों को डेवलप करते हैं या बनाते हैं जिससे लोगों की वो जो नीड और वांट है वो सेटिस्फाइड हो सके, पूरी हो सके, और ऐसी वस्तु बना के मार्केट को ऑफर कर देते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, आखिर मार्केटिंग में क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मार्केटिंग में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला था नीड्स एंड वांट्स। सबसे पहले मार्केटिंग की जो शुरुआत है या एसेंस है वो नीड और वांट्स है, जरूरतें और आवश्यकताएं। ठीक है, हम इन फेजेस की बात करेंगे, इसीलिए अभी सिर्फ पॉइंट पे है। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, फिर आप ये देखते हैं कि मार्केट के लिए आप जब नीड्स एंड वांट्स पता है तो आप देखते हैं कि मार्केट को आप उसको पूरा करने वाला कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर वैल्यू, आप कस्टमर वैल्यू का भी ख्याल रखते हैं। इसका मतलब है कि कस्टमर की जरूरतें पूरी हो सके। इसका मतलब है कस्टमर इज किंग वाली बात है कि जो वस्तु या सेवा है उनकी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए हमने बनाई है वो पूरी हो सके, हम इसका ख्याल रखते हैं। और फाइनली एक्सचेंज मैकेनिज्म, कि कैसे खरीदा और बेचा जाएगा, यानी कैसे उन प्रोडक्ट या सर्विसेज को हमने डेवलप किया, उनके प्राइसिंग को डिसाइड करना, उनको प्रमोशन डिसाइड करना, उनको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे या किस चैनल या मीडियम के जरिए वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर्स तक अवेलेबल हो पाएगी, ये सारी चीजें डिसाइड करना आता है मार्केटिंग के फेजेस में। चलिए देखें, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहले नीड और वांट आता है, डिटेल में पढ़ रहे हैं। ऑल दी एक्टिविटीज इन द मार्केट आर कैरिड आउट with the main motive of satisfying need and want of customers and organizations. जितने भी काम, कार्यकलाप या एक्टिविटीज किए जाते हैं मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक होता है कि लोगों की जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे लोग या जो कस्टमर होते हैं या बायर होते हैं वो दो होते हैं, या तो कोई इंडिविजुअल होगा या कोई क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर कोई इंडस्ट्रियल गुड या सर्विसेज आप प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ही आपका बायर होगा, सेलर होगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं नीड एंड वांट, कि मार्केट में नीड और वांट सबसे पहला फीचर है कि जितनी भी एक्टिविटीज मार्केट में की जा रही है उसका मेन मोटिव नीड और वांट कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने का होता है। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, मार्केट के अंदर, मार्केट में आप क्या देना चाहते हैं, क्या पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। इट मीन्स ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, शेप, साइज, कलर एटसेट्रा। अ गुड मार्केट ऑफर शुड कीप इन माइंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। ठीक है ना, इसका मतलब है कि आप मार्केट को एक नया उत्पाद, प्रोडक्ट या वस्तु देना चाह रहे हैं या कोई एक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, और इन प्रोडक्ट या सर्विसेज के क्या है, खुद के कुछ अलग फीचर्स है, उनकी खुद की अपनी कुछ खासियतें हैं, उनकी एक खास आकार है, कुछ कलर है, शेप है, सारी चीजें कुछ अलग है जो इन्हें और अन्य वस्तुओं से उनकी कैटेगरी में अलग बनाती है। साथ ही साथ अ गुड मार्केट ऑफर शुड कीप इन माइंड दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। जब आप एक अच्छी मार्केटिंग करते हैं या आप एक अच्छा मार्केट जो है, एक मार्केट ऑफर तभी कहलाता है जब आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इससे आपका जो ग्राहक है, जिसके लिए वो वस्तु या सेवाएं आप बना रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता हो। कस्टमर वैल्यू, फिर से, कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट्स सेटिस्फैक्शन मैचिंग टू द प्राइस। Marketer must add to the value of product so that the customer prefer your product over the competitors. कस्टमर हमेशा उस वस्तु की पूरी कीमत देने के लिए तैयार होता है जिससे उसे लग रहा है कि उसकी जरूरतें पूरी हो पा रही है। सिंपल, दोबारा करें, मैं केवल उन्हीं वस्तु को खरीदना पसंद करूंगा जिनको खरीदने से, जिस पे खर्च करने से
मेरी जो जरूरत है उससे वस्तु से जुड़ी हुई वो अगर ठीक से पूरी हो पा रही है तो मैं पैसा जरूर देना चाहूँगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मार्केटर मस्ट ऐड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर प्रेफर योर प्रोडक्ट ओवर द कॉम्पिटिटर। इसलिए एक मार्केटर के तौर पे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप वस्तुओं को इस तरीके का या सेवाओं को इस तरीके का बनाएं जिससे जो ग्राहक है उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके। अगर वो ग्राहक की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो आपके जो कोई भी कॉम्पिटिटर आ जाए, कोई भी प्रतियोगी आपके सामने आ जाए, लेकिन वो हमेशा आपके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहेगी, आपके सर्विसेज की डिमांड बनी रहेगी। ये मार्केट का एक फीचर है, कस्टमर वैल्यू। फोर्थ है एक्सचेंज मैकेनिज्म। खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, सेल परचेज की बात करें। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड मनी इज वर्थ। इन एक्सचेंज ऑफ कस्टमर्स पे एंड इन रिटर्न दे टेक प्रोडक्ट और सर्विसेज विच सेटिस्फाई देयर नीड्स। जो प्रक्रिया है मार्केटिंग की उसके अंतर्गत एक्सचेंज मैकेनिज्म भी आता है, यानी वस्तुओं और सेवाओं को या तो पैसों के अगेंस्ट में या उसके इक्विवेलेंट, जैसे बार्टर सिस्टम होता था, प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कोई प्रोडक्ट देकर कैसे लिया या दिया जा सकता होगा। दोबारा से, जो प्रक्रिया है मार्केटिंग की उसके अंतर्गत एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज आता है कि कैसे वस्तु या सेवाएं प्राप्त होंगी ग्राहक को, कैसे उन गुड्स को या सर्विस को, उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कोई कस्टमर परचेज कर सकता है या उसके ऑनरशिप ले सकता है या उसको यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। उसके लिए या तो आपने कोई प्राइस मॉनेटरी लिखा होगा या कोई एक्सचेंज पर होगा, जैसे बार्टर मैकेनिज्म में काम करता था, वस्तु के अगेंस्ट में कोई वस्तु देके आप पैसा ले सकते हैं। दोबारा, इन एक्सचेंज ऑफ कस्टमर्स पे एंड इन रिटर्न दे प्रोडक्ट और सर्विसेज विच सेटिस्फाई देयर नीड। कुल मिला के दूसरे शब्दों में कहें तो मार्केट में एक जो ग्राहक है आपके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, भुगतान करेगा, पे करेगा, और इस पेमेंट के अगेंस्ट में क्या होगा कि वो उन वस्तुओं और सेवाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ले पाएगा, हासिल कर पाएगा ना। द प्री कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म और पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, वो कौन सी जरूरी कंडीशन है, अवस्था है या शर्त है, वो कौन सी सबसे जरूरी शर्त है जो एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए जरूरी है, यानी सेल परचेज के लिए जरूरी है, सिंपल, ठीक है। तो क्या शर्त है, ये कहेंगे पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग का जो काम है उसका स्तंभ क्या है या उसका मार्केटिंग बनता कैसे और क्यों है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज, बायर एंड सेलर। अगर मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक ग्राहक हो और एक विक्रेता हो। सीधी बात है, अगर ग्राहक या विक्रेता नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट नहीं है और मार्केटिंग संभव ही नहीं है। तो मार्केटिंग के लिए सबसे जरूरी है कि देयर आर both parties are there, that is a buyer and a seller. Now both parties have something viewed valuable by each other, ठीक है। अब दोनों ही पार्टी को लगना चाहिए कि दोनों के पास एक दूसरे के लिए कुछ मूल्यवान है, कुछ जरूरी चीज है। जैसे मेरा प्रोडक्ट है, ग्राहक को लगना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैं दे रहा या बेच रहा हूं या सेल के लिए ऑफर कर रहा हूं वो प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है उसके लिए। ऐसे ही जितना पैसा मैंने तय किया है, ग्राहक मुझे उतना ही पैसा मुझे पे करने को रेडी है, तो मेरे लिए वो एक अच्छा ग्राहक है या डेफिनेटली है। तो ये कह रहे हैं कि बोथ पार्टीज हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर, यानी ग्राहक हो चाहे वो विक्रेता हो, दोनों को लगना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ बहुत उपयोगी ऑफर कर रहे हैं। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्टेड द ऑफर। दोनों ही पार्टी जो है वो स्वतंत्र हो, मतलब उनपे किसी भी तरीके का कोई दबाव ना हो कि भैया आपने प्रोडक्ट लिया तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आपने प्रोडक्ट देखा है, आपको पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। ऐसे ही कोई बाध्यता नहीं है कि अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो भाई मार्केटर माल को बेचेगा ही बेचेगा। दोनों ही फ्री हैं। आप चाहें तो आप उस ग्राहक को माल ना बेचें, आप चाहें तो ग्राहक आपका माल ना खरीदे। दोनों पे क्या नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ फोर्स नहीं है, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, प्रेशर नहीं है किसी भी प्रकार का। ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद ईच अदर। अच्छा, जरूरी है कि मार्केट के अंदर जो दोनों ग्राहक हैं या विक्रेता हैं, दोनों ही डिजायरेबल है, दोनों की ये इच्छा है कि वो एक्सचेंज एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यानी जो मार्केटर है, जो सेलर है, वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है और जो कस्टमर है वो उनका प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, डिजायरेबल है, कम से कम इच्छा तो होनी चाहिए, ठीक है। कीमत पे बात बने ना बने वो अलग चीज है।
ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। दूसरा, चाहे सेलर हो चाहे वो बायर हो, दोनों ही क्या है, वो आसानी से एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हो, जो जिसके जैसे भी मन में हो, और आसानी से माल भेजा जा सकता हो। ये भी बहुत जरूरी है। वितरण उसको कहते हैं, डिलीवरी, कि आसानी से माल डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके सेलर से बायर को, या फिर बायर को अगर आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो वापस दे सके, भेज सके। तो ये जो 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट क्या करेंगे, द प्री कंडीशन ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म है कि अगर सेल परचेज तभी होगी जब ये 5 चीज़ें होंगी। दोबारा एक बार रिवाइज कर देते हैं कि दोनों पार्टी बायर सेलर होना चाहिए, और दोनों पार्टियों को लगना चाहिए कि हाँ, दोनों के पास एक दूसरे के लिए कुछ है, फायदेमंद है। दोनों ही पार्टी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो चाहें तो जो ऑफर दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को, वो दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि जो ग्राहक कीमत देना चाह रहा हो वो सेलर को पसंद ना हो सकता है जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है सेलर, वो बायर को पसंद आए। तो दोनों ही उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों ही पार्टी जो है डील में आना चाहती हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा भी होना चाहिए परिस्थिति। और फाइनली ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। दोनों ही एक दूसरे से संचार, अपनी बात को रखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और माल को भेज सकते हैं। ठीक है, वो अपना पैसा आसानी से भेज सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, और ये अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज उन्हें पहुंचा सकते हो, ये पॉसिबिलिटी बनी होनी चाहिए। ना मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम क्या चीजें देखते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट है पहला, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यानी मार्केटिंग की जो परिभाषा है वो सदियों से चली आ रही है। अलग अलग समय पे अलग अलग डेफिनेशन दी गई मार्केटिंग की, यानी उस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रख के दिया गया। मार्केटिंग को जो डिफाइन किया गया वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, अलग अलग सेंचुरीज में इसकी डेफिनेशन बनी है। तो एक थी सेलिंग कॉन्सेप्ट, पहले ज़्यादा जोर दिया था कि अगर आप मार्केटिंग का मतलब है कि आप जो भी बना रहे हो उसे बेच दीजिए। शुरुआती पर्सपेक्टिव ये लेके मार्केटिंग को डिफाइन किया गया था। बाद में आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन होना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है, अवेयरनेस पर फोकस ज़्यादा किया गया प्रोडक्ट को बनाते हुए। बाद में सोसाइटल कॉन्सेप्ट हुआ है कि जो प्रोडक्ट है, जो मार्केटिंग की डेफिनेशन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, उसमें हमें लोगों का, पॉपुलेशन का जो प्रोडक्ट हम सर्विस बना रहे हैं उनको ख्याल में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को रखना चाहिए। ऐसी डेफिनेशन दी गई। फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था कि कितना बनाए, कैसे बनाए, क्या होता क्या था, ओवर प्रोडक्शन की वजह से लॉसेस हो रहे थे। ये सारी चीज़ें रोकने के लिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जितनी डिमांड और उतनी ही सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए। फाइनली प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया कि लोगों की नीड्स और वांट्स को रखते हुए ज़रूरत बनानी चाहिए। इस तरीके की डेफिनेशंस अलग अलग समय में मार्केटिंग की दी गई हैं। हम इसको पढ़ने जा रहे हैं आगे ना। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जब पहले वस्तु बनाने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। सम कंपनीज बिलीव दैट इट इज़ ईजी टू सेल द प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट्स आर इनएक्सपेंसिव एंड आर ईजिली अवेलेबल। देखो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर मार्केटिंग में अगर बात करें तो कुछ कंपनियां मानती हैं कि ये मानती हैं कि ऐसे प्रोडक्ट को बेचना आसान है जो ज़्यादा महंगे नहीं है और जो आसानी से लोगों को हासिल हो सकते हैं, यानी वो आसानी से उन्हें खरीद सकते हैं या उनकी पहुंच में है। दूसरा है, बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट कस्टमर डोंट ऑलवेज बाय प्रोडक्ट विच आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल। लेकिन इसकी एक समस्या, इस फिलॉसफी ने ये तो जरूर कहा कि भाई प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कि कुछ कंपनियां जो मानती हैं कि भाई जो वस्तुएं ज़्यादा महंगी नहीं होती, ये नहीं कह रहे बहुत ज़रूरत सस्ती होती, चीप, ज़्यादा महंगी नहीं होती लोगों के नज़रिए से, और जो आसानी से उन्हें अवेलेबल हो जाती है, वो ज़्यादा बिकती है। लेकिन इसकी इस जो सोच है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, उसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ी कमी है, वो है कि कस्टमर डोंट ऑलवेज बाय प्रोडक्ट विच आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और जो सस्ता है लोग उसी को खरीदना पसंद करते हैं, ये सभी के एस्पेक्ट में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेन फोकस दूसरा था कि मेन फोकस है लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज कॉस्ट। ठीक है, दूसरा, मार्केटिंग में जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दिया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएंगे तो उनकी जो लागत है वस्तुओं को बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। देखिए, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आप ज़्यादा से ज़्यादा माल बना रहे हैं, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नतीजा क्या होगा,
आप जो माल बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, पर यूनिट कम हो जाएगी, इनएक्सपेंसिव, और नतीजा क्या होगा, आप एक सस्ता प्रोडक्ट माल बेच पाएंगे। जब हम मार्केटिंग को प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, दोबारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या करा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाइए, नतीजा क्या होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ एक स्केल अप्लाई होगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, नतीजा आप इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट को सेल कर पाएंगे। और इस तरह से जो ये बिलीव है कि जो सस्ती चीज़ है और जो आसानी से अवेलेबल चीज़ है वो ज़्यादा बिकती है, हो पाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब हम सिर्फ वस्तु को ख्याल में रखते हुए अगर मार्केटिंग को देखें तो ये क्या मानता है, फर्म्स दैट फॉलो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बिलीव दैट द वे टू अचीव बिजनेस गोल इज बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स दैट आर हाई क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी। जो फर्म, जो कंपनियां ये मानती हैं कि उन्हें प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है कि हमें प्रोडक्ट पे अपने ज़्यादा फीचर करना है, अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तु बनानी है, तो कह रहे हैं कि ऐसे फर्म जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, मार्केटिंग के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, वो ये मानती हैं कि बिजनेस के लक्ष्य को सिर्फ तभी पूरा किया जा सकता है, ठीक है, जब आप एक ऐसा वस्तु बनाएं जो बहुत सुपीरियर क्वालिटी को, एक अच्छी गुणवत्ता वाला हो, ठीक है, जिसमें कोई कमी ना हो, उत्पादन की गुणवत्ता बाकी के जो और कॉम्पिटिटिव है उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा अच्छी होंगी, तो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे ऐसी कंपनी। लेकिन द फर्म्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी बट दे मस्ट कीप इन माइंड दैट द कस्टमर्स विल बाय द हाई क्वालिटी ओनली व्हेन दे नीड और वांट इट। लेकिन यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक दिखाया कि भाई देखिए, चाहे आप कितनी ही अच्छी क्वालिटी की कोई प्रोडक्ट सर्विसेज मान लें, ग्राहक केवल तभी खरीदता है जब उसे उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की जरूरत होती है, जब वो ऐसा कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहते हैं। दोबारा कि हम कितनी अच्छी और गुणवत्ता वाली वस्तु क्यों ना बना दें, ठीक है, लेकिन अगर ग्राहक, कस्टमर उसे खरीदना ही नहीं चाहता, उसे उसकी जरूरत ही नहीं है, तो डेफिनेटली फर्म इसमें क्या नहीं पड़ेगी, एडवांटेजियस सिचुएशन में नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, मेन फोकस किस में, अच्छी क्वालिटी में, और एडिड फीचर्स है प्रोडक्ट में वैल्यू एडिड फीचर्स होंगे, मल्टीपल फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, वो सिर्फ एक जरूरत को ना करके आपकी मल्टीपल जरूरतों को इन अ सिंगल प्रोडक्ट पूरा कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। यहां पे सेल पे, बिक्री पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है फर्म्स के द्वारा। फर्म्स विच फॉलो सेलिंग कॉन्सेप्ट बिलीव दैट इन ऑर्डर टू मेक अ कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट he or she need to convinced, and customers can convinced by undertaking some aggressive selling and promotional efforts। देखो, ऐसे फर्म जो सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, मार्केटिंग में सेलिंग कॉन्सेप्ट को यानी बेचने पे ज्यादा जोर होता है उनका, वो ये मानते हैं कि अगर आपको कस्टमर को एक माल खरीदवाना है, यानी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदे या आपकी सर्विस को खरीदे, तो उसे ये आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आपको बहुत एग्रेसिव यानी आपको प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और प्रमोशन एफर्ट लाने पड़ेंगे, या एक के साथ एक फ्री या कोई प्रमोशन ऑफर ऐसा लाना पड़ेगा ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहे। आमतौर पे प्रमोशन, सेलिंग जो कॉस्ट है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। दोबारा से, ऐसे फर्म जो सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं मार्केटिंग के दौरान, वो ये मान के चलती हैं कि एक ग्राहक एक वस्तु को तभी ज्यादा खरीदता है जब आप उसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग करें, उसके बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार करें, दैट मीन्स की ज्यादा एडवर्टीजमेंट करें, ज्यादा प्रमोशन दें, या एड ऑन फीचर के अलावा भी आप बहुत सारी चीजें करें, एग्रेसिव मार्केटिंग हो। अगर एक प्रोडक्ट को हमेशा अक्सर सामने रखा जाए, उसके बारे में समय समय पे ग्राहक को अवेयर किया जाए, कस्टमर को अवेयर किया जाए, तो उसके बिक्री के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्म्स मेक यूज ऑफ एडवर्टीजमेंट पावर एंड अदर परसुएशन टेक्निक्स टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर। देखिए, फर्म इसके लिए ऐसा क्या करती हैं, वो एडवर्टीजमेंट करती हैं, प्रचार करती हैं, और साथ ही साथ परसुएशन टेक्निक करती है, आपको इस तरीके से चीज़ों को रखती हैं कि वो आपको अपने लिए ज़रूरी लगने लगता है, और जरूरी लगने लगता है, और इस तरीके से कस्टमर क्या है, बहुत प्रभावित हो जाता है। दिस मीन्स सेलिंग व्हाट्स यू हैव
बाय हुक और क्रूक, यानी कुल मिला के फर्म क्या करती है, कैसे भी कोई भी हथियार लगाते हैं, कुछ भी बना के, मिस रिप्रेजेंटेशन का भी सहारा लेके, हुक एंड क्रूक कैसे भी करके आपको ये कन्विंस करती है कि आपके लिए प्रोडक्ट या सर्विस यूजफुल है और आपको बेच देती है। फर्म का जोर इस चीज पे ज्यादा होता है। नाउ मेन फोकस सिंपल है, टू सेल व्हाटएवर द प्रोड्यूस बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स। आप इंटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा प्रमोशनल टेक्निक का इस्तेमाल करके दूसरों से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सुपीरियर दिखा के, कंपैरेटिव करके, या आपको बार बार इन्फ्लुएंस करके कोशिश किया जाता है कि आप, हमने जो भी बनाया हम आपको बेच दें, बस सिंपल ऐसा है। ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, द मार्केट कॉन्सेप्ट मीन्स कि जनरेटिंग सम अवेयरनेस, एंड जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसमें आपको जानकारी दी जाती है, प्रोडक्ट के फीचर्स बताए जाते हैं ताकि आप अपनी जरूरतों के हिसाब से उस प्रोडक्ट को खरीद और फरोख्त सकते हैं। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट concentrates on need of the customers. This concept says the product should be designed and produced keeping in mind the need of the customer. जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो इस बात का ख्याल करके किया जाता है कि कस्टमर की जरूरत क्या है। दोबारा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस बात का ज्यादा ख्याल करता है कि ग्राहक की जरूरतें क्या हैं। आगे करें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया जाए और इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए कि ग्राहकों की जरूरतें पूरी हो सके। यानी इसमें कस्टमर इज द किंग है, या कस्टमर इज द मोस्ट वैल्यू की। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मार्केट कॉन्सेप्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज प्री कंडीशन फॉर रियलाइजिंग फर्म्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये माना जाता है कि अगर ग्राहक की जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसकी इच्छा आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो ही फर्म के जो लक्ष्य है, जो एक कंपनी है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, उनकी जरूरतें, गोल अचीव हो पाएंगे। दोबारा से, फर्म अपने उद्देश्यों को, मकसदों को केवल तभी पूरा कर सकता है जब वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के जरिए ग्राहक की जरूरतों को पूरा कर पाता हो। अंडर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फर्म डोंट सेल व्हाट दे हैव बट दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर्स वांट। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत फर्म वो प्रोडक्ट नहीं बेचता जो उसके पास है, बल्कि वो उन प्रोडक्ट को बेचता है जो कोई ग्राहक खरीदना चाहता है या जो ग्राहक की उम्मीदों और जरूरतों पे खरा उतरता है। दैट मीन्स कि जो कस्टमर की नीड और वांट है उसको फुलफिल करने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो फर्म है, उन प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। आगे, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चूजन मार्केट, यानी अगर हम इस पर्सपेक्टिव करें तो सबसे पहले देखा जाता है कि जिस बाजार को आपने चुना है आप उसकी पहचान कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ चूजन मार्केट। ठीक है, पहले तो आपने बाजार की पहचान करिए। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ वांट्स ऑफ कस्टमर्स इन द टारगेट मार्केट। फिर जो आपने लक्ष्य रखा है बाजार का, यानी जिस बाजार में आप माल बेचना चाहते हैं, अब ये बाजार कंपनियों के साइज पे डिपेंड करता है। आपके लिए कोई एक छोटा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, छोटा टाउन हो सकता है कोई स्टेट हो सकता है कोई कंट्री हो। डिपेंड करेगा कंपनी के साइज, फर्म के साइज पे कि उसके लिए बाजार की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एप्पल ले ले, एप्पल मोबाइल्स, तो उसके लिए इंडिया क्या है, इंडिया इज अ मार्केट। ठीक है, लेकिन अगर मैं एचडी के क्लासेस की बात करूं तो मेरे लिए क्या है, डेफिनेटली गाजियाबाद इज अ मार्केट। ठीक है, तो फर्म क्या करता है, अपने टारगेट मार्केट में जो लोग हैं उनकी जरूरतों को और उनकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स एंड टारगेट मार्केट। अब इसके बाद क्योंकि टारगेट मार्केट के नीड और जो वांट्स है हम समझ चुके हैं, अब हम ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं जो उनकी इन जरूरतों को पूरा कर सके, जो हमने एनालाइज किया, रिसर्च करी है या खोजी है। नाउ, सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। अब कोशिश करते हैं कि हम हमारी जो वस्तु या सेवाएं हैं उससे जो हमारे टारगेट मार्केट है, जो मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज देना चाहते हैं, उनकी जरूरतों को कॉम्पिटिटर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा किया सके। नाउ, डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट। लेकिन इन सारी चीज़ों के बदले में फर्म के पर्सपेक्टिव से क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट का होना बेहद जरूरी है। नाउ, मेन फोकस क्या है इनका, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कुल मिला के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो है मुख्य जो जोर होता है वो ग्राहक की जरूरतों को कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे दिया जाता है। अगला है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। समाज की जरूरतों का ख्याल रखने वाली बात है। हम
जो डिजायर्स है, कलेक्टिव थिंकिंग में हम कस्टमर टारगेट मार्केट में लगे पूरी सोसाइटी को या पूरे पॉपुलेशन को कंसर्न कर रहे हैं। नाउ firms following societal concept believe that the customer satisfaction should be within ethical boundaries of our society। देखिए, ऐसे फर्म जो सोसाइटल कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग के दौरान फॉलो करते हैं वो जानते हैं ग्राहक की जो जरूरत संतुष्टि है वो एक एथिकल बाउंड्री होती है, समाज की एक नैतिक स्थिति होती है, उसको ध्यान में रखते हुए दीजिए। यानी जो रीजनल सेंटिमेंट्स हैं, जो रिलीजनल सेंटिमेंट्स हैं, जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो नेशनल वैल्यूज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फर्म ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है। कंपनी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दिस में लीड टू मैनी सोशल एंड एनवायरमेंटल इल्स। ठीक है। कस्टमर ऐसा ना हो कि जो फर्म है पूरे अंधे हो जाएंगे, हमें तो अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना है। वो इस बात का भी ख्याल रखें कि उनके ऐसे काम से कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, वातावरण को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा, या फिर जो समाज है, समाज के जो प्रतिष्ठा है उसको हास तो नहीं पहुंच रहा। तो इन बात का ख्याल रखना चाहिए। Now, some products bring harmful effects on environment so that they should not be supplied only to fulfill the goal of customer satisfaction। कुछ वस्तुएं इतनी नुकसानदायी होती हैं कि वो वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि केवल कस्टमर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसी वस्तुओं को निर्माण नहीं करना चाहिए। देखो, आजकल पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पे कोशिश की जा रही है कि रोक लगाई जाए, और डीजल को तो लगभग बंद ही कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। ठीक है। और इलेक्ट्रिक कार पे ज़्यादा या सीएनजी और पीएनजी की जो कार्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सके। तो फर्म्स क्या कर रही हैं, अब ज़्यादा उन्हें एनकरेज किया जा रहा है कि वो डीजल या जो पेट्रोल से चलने वाली कार है, इंजन वाली कार हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग को कम करते हुए वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा एनकरेज करने की कोशिश जा रही है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि केवल कस्टमर की जरूरत नहीं, सोसाइटी की जो डिमांड है उसका भी ध्यान में रखती है सोसाइटल कॉन्सेप्ट में फर्म। मेन फोकस क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद इन द एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ अवर सोसाइटी। यानी ऐसी फर्म जो सोसाइटल कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं वो कस्टमर की जरूरतों को, ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती हैं, लेकिन नैतिक और जो वातावरणीय जरूरतें हैं समाज की उसका ख्याल रखते हुए। नैतिक का मतलब कुछ रिलीजियस कॉन्सेप्ट को लेकर बात हो रही है कि आप प्रोडक्ट बेचते हुए कहीं आप किसी धर्म या जो लोगों के जो क्षेत्रीय स्टेट वैल्यूज हैं कहीं आप उसे हर्ट तो नहीं कर रहे। ठीक है। आते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केट में किन किन कामों को किया जाता है। सबसे पहले आता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट रिसर्च है कि जो पहला स्टेप है फंक्शन में या मार्केटिंग के अंदर, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, मार्केट की जानकारी हासिल करते हैं। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, हम आकलन करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसके लिए कुछ फीचर दिए हैं, जैसे स्वट आपको बताइए स्ट्रेंथ क्या है मार्केट में आपके पास, वीकनेस क्या है मार्केट की, अपॉर्चुनिटी क्या है हमें मार्केट में, और फाइनली कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, वेदर हो सकता है, ऐसे कुछ। नाउ दिस फंक्शन हेल्प्स द मार्केटर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। देखिए, ये जो फंक्शन है गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि मार्केट रिसर्च जो फंक्शन है उसके अंदर मार्केटर ये जानने की कोशिश करता है कि ग्राहकों की जरूरतें हैं क्या, वास्तविक में जो टारगेट मार्केट है उसमें ग्राहकों की जरूरतें क्या है, ग्राहक क्या चाहता है। मार्केट रिसर्च बिकम्स द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द मार्केटर परफॉर्म सॉट एनालिसिस। देखो, मार्केट रिसर्च जो है किसी हमें कैसी वस्तु बनानी चाहिए जिससे हमारा ग्राहक सेटिस्फाइड फील कर सके और हमें प्रॉफिट हो सके, ये सबसे बेसिस है। यानी मार्केट रिसर्च के जरिए ही एक मार्केटर ये तय कर पाता है कि उसे कौन सी वस्तु या सेवाएं बनानी है, यानी कौन सा प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने हैं अपने कस्टमर के लिए, टारगेट वर्ग के लिए। और ऐसा करने के लिए वो सॉट एनालिसिस करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है। Companies use internet sites, SMS facilities to collect information। ऐसा करने के लिए, शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए कंपनी इंटरनेट का सहारा लेती है, SMS का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज का सहारा ले सकती है, और अदर डोर टू डोर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो इनका सहारा लेती है। Some companies conduct even door to door research to gather information। कई कंपनियां तो डोर टू डोर रिसर्च भी कर लेती हैं
ताकि उन्हें ये जानकारी ले सके कि जो पॉपुलेशन है या जो एरिया है, जिस टारगेट मार्केट को उन्होंने किया है, वहाँ पे ग्राहक की पसंद और नापसंद क्या है और कैसी जो वस्तु जो है वो पसंद करना चाहता है। SWOT एनालिसिस के जरिए सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट प्लानिंग। आफ्टर कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, हम फंक्शंस में चल रहे हैं। पहला था हमने कि मार्केट रिसर्च किया, अब आता है मार्केट प्लानिंग। अब हम योजना बना रहे हैं। आफ्टर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च, द मार्केटर हैज टू प्लान द स्टेप्स नेसेसरी टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर मार्केट प्लानिंग। देखिए, जब मार्केट रिसर्च कर लिया जाता है तो उसके बाद मार्केटर एक योजना बनाता है कि कौन कौन से कदम उठाने उसे, ताकि वो अपनी मार्केटिंग की जो ऑब्जेक्टिव है मार्केट प्लानिंग के अंतर्गत उन्हें पूरा करेगा। दोबारा, जब मार्केट रिसर्च कर लिया तो अब मार्केटर क्या करेगा, अब आगे के कदमों को तय करेगा, योजना बनाएगा कि कैसे जो मार्केटिंग प्लानिंग अंडर मार्केट, मतलब कैसे वो अपनी ऑब्जेक्टिव को, मार्केटिंग के ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा मार्केटिंग प्लानिंग के अंतर्गत। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्लान टू इंक्रीज सेल, प्लान टू यूज प्रोमोशनल टूल्स एटसेट्रा। ठीक है, मतलब मार्केटिंग प्लानिंग के अंतर्गत मतलब क्या है, वो योजना बनाता है। अब उसे ग्राहकों के बारे में पता है, ग्राहक क्या सोचता है, क्या चाहता है, और शॉर्ट के अंदर यही है कि उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है, और क्या स्ट्रेंथ है, पैसा है, मैन पावर है, ठीक है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये कह रहे हैं कि SWOT एनालिसिस के जरिए उससे ये पता चल गया। अब वो मार्केटिंग प्लान को अपने पूरे करता है। जैसे मार्केटिंग प्लान में हो सकता है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, या हम योजना बना रहे हैं कि हमारे मार्केट की सेल बढ़ जाए, या इस मार्केटिंग के जरिए हमारी जो प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ है उसमें क्या चेंज करना है। इन सारी चीज़ों का ख्याल हम रखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड स्टेप हो गया हमारा। थर्ड है अब आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन? मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू कंज्यूमर्स। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है? मानकीकरण का मतलब। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि आप जो गुणवत्ता आपने तय की है अपने वस्तु या उत्पाद की, जो क्वालिटी आपने अश्योर की है कि मेरी प्रोडक्ट में ये क्वालिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, एक जैसा, हर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, इसको मेंटेन करना। तो ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि जो गुणवत्ता आपने तय की है, गुणवत्ता स्तर जो तय किया अपने वस्तु का, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड आपने अपने वस्तु को तय किया है प्रोडक्ट में, वो एक समान बना रहे, आप ऐसा तय करके चलते हैं। इट प्रोवाइड्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू कंज्यूमर। इसकी वजह से जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है, उसे एक जैसा ही अनुभव होता है हर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ। हर बार जब वो सर्विसेज ले रहा है तो उसे एक जैसा ही अनुभव हो रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कमी आ गई है, या जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है तो उसे एक जैसा ही फील हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो डिफरेंट यूनिट इज मोर बेटर देन दिस यूनिट, ऐसा नहीं, एक जैसे ही महसूस हो रहा है। अब आते हैं ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस। जब आप अपने प्रोडक्ट को किसी बेसिस पे, किसी आधार पर, ठीक है, आप क्या करें, फीचर कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इसे ग्रेडिंग कहते हैं। दोबारा से, ग्रेडिंग का मतलब है कि आपने अपने प्रोडक्ट को किसी खास बेसिस पे क्या किया है, क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है, अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया है। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी साइज, क्वालिटी एटसेट्रा। इट इज जनरली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। देखो, जो ग्रेडिंग है वो आमतौर पे आकार या गुणवत्ता, क्वालिटी के आधार पर ग्रेड किया जा सकता है। आमतौर पे जो कृषि उत्पाद हैं उनमें इनका ज्यादा प्रयोग होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इसका ज्यादा असर दिखता है, मतलब ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट था पैकेजिंग मार्केटिंग में, ठीक है, वो थोड़ा चौथा पहला आ गया, तीसरा बाद में, सॉरी।
Packaging refers to designing the packets, wrappers, cartoons, etc. which are used to pack the product. Packaging मार्केटिंग का पार्ट है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में तीसरा था पैकेजिंग, चौथा था स्टैंडर्डाइजेशन एंड वो। नाउ पैकेजिंग में हम पैकेट को डिजाइन करते हैं, किस तरीके की आकृति होगी हमारे पैकेट की, इसका डिजाइन करते हैं, या किस तरीके का रेपर होगा, कौन सा कार्टन वगैरह होगा जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को भरेंगे या रखेंगे। ठीक है, दोबारा से, पैकेजिंग का मतलब क्या है? रैपिंग अप करना, लिपेटना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पैकेजिंग में हम ये डिसाइड करते हैं किस तरीके का रेपर होगा, किस तरीके का कार्टून का हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए। अट्रैक्टिव पैकेजिंग इंक्लूड्स द कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट, देन इज व्हाई पैकेजिंग इज कॉल्ड साइलेंट सेल्समैन। देखो, जो आकर्षक पैकेजिंग होती हैं अच्छा खासा, वो क्या करता है? ग्राहक को अपनी तरफ खींचता है, और ग्राहक ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो बहुत अच्छे तरीके से रैप अप है, अच्छे तरीके से पैकेजिंग हुई है, जिनकी उन्हें ज्यादा खरीदना पसंद करता है। कुल मिला के कहें कि पैकेजिंग को एक साइलेंट सेल्समैन के तौर पे देखा जाता है कि अगर एक अच्छी पैकिंग है तो ग्राहक उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा और उसे आसानी से खरीदने की कोशिश करेगा। तो आगे करें, लेबलिंग। लेबलिंग में आ रहे हैं, लेबलिंग रेफर्स टू द इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग थ्रू लेबल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द कस्टमर। ठीक है, लेबलिंग देखो, बारकोड्स होते हैं या इंग्रेडिएंट्स की रेसिपीज होती हैं, ट्रेड उसमें जानकारी होती है, कब आया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट क्या होती है या मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होती है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, इन सारी जानकारियों को रखा जाता है। तो कह रहे हैं लेबलिंग का मतलब है इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग में वो हिस्सा जो वस्तु के निर्माता उसकी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको उपलब्ध कराता है। दोबारा से, लेबलिंग का मतलब है पैकेजिंग का इंफॉर्मेटिव पार्ट। इसका मतलब है पैकेजिंग में जो सूचना दी जा रही है, पैकेजिंग के जो पैकेट के ऊपर जो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो सारी लेबलिंग के अंतर्गत आती हैं। लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कस्टमर को कई तरीके की जानकारियां मिलती है, जो बारकोड्स होते हैं या इंग्रेडिएंट्स की जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, जो भी रिटर्न स्टेटमेंट्स होते हैं, कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं, मेल आईडीज वगैरह होती है, ये सारी किसका पार्ट है? लेबलिंग कहलाती है पैकेजिंग में। अगला है ब्रांडिंग। ठीक है, फिर से पांचवा मिसिंग। अब आते हैं ब्रांडिंग की बात करते हैं, ब्रांड बनाना अपने नाम को। याद है ना, जब कोई कंपनी होती है, जब हम कहते हैं टाटा बिकम द ब्रांड, कोई इमेज हो सकती है, कोई कलर, मैगडी का सिंबल एम वाला, ठीक है, गाड़ियों में तो सब में ही है कुछ ना कुछ। तो ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट। जब आप एक प्रोडक्ट है, जैसे कोलगेट है, ब्रांडिंग का मतलब है जब आप एक खास नाम अपने वस्तु या उत्पाद को देते हैं तो उसे ब्रांडिंग कहते हैं। कंपनीज में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम और दे डिसाइड अ स्पेशल ब्रांड नेम फॉर देयर प्रोडक्ट। कंपनी तय कर सकती है कि वो अपने प्रोडक्ट को किसी या तो कंपनी के नाम से ही बेचे या उसे एक खास नाम दे दे जिससे वो प्रोडक्ट बिके। A good brand name should be unique and easy to pronounce. एक अच्छा ब्रांड नेम तो वही है जो आसानी से बोला जा सकता है, आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे कोलगेट की अगर बात करें तो सर्फ एक्सेल, ठीक है। द पावर ऑफ ब्रांड, क्योंकि ब्रांड से क्या होता है? ग्रोथ आती है, सेल्स बढ़ती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, अवेयरनेस होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है और आप एक अच्छा सफल हो पाते हैं। पूमा। ब्रांडिंग के बाद है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, इंपॉर्टेंट है। सेल के बाद की एक्टिविटीज सब मार्केटिंग का पार्ट है। नाउ कस्टमर्स इज किंग पिन ऑफ द मार्केट। देखिए आज के समय में ग्राहक ही जो है राजा है, सब कुछ सर्वे सर्वा है। अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो यू आर अ हिट, सक्सेस। नहीं आया पसंद, यू आर अ फेल। तो कह रहे हैं कि नाउ कस्टमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट। आज के समय में जो ग्राहक है, कस्टमर है, मार्केट का क्या है? वो राजा है, ही इज द किंग। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेसमैन। कुल मिला के अपने ग्राहकों की जो संतुष्टि है वही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है आज के समय में। किसका? किसी भी व्यवसाय का। कंपनीज डेवलप वेरियस कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सच एज हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, कस्टमर इंफॉर्मेशन, टेक्निकल सर्विसेज एक्सेट्रा। आज के समय में जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है मार्केट के द्वारा, ताकि कस्टमर की जो शिकायतें हैं, ग्राहकों की जो शिकायतें हैं, वो उसको पूरा कर सके, या फिर
कस्टमर से अगर कोई रिपेयर है, कोई वारंटी है, उसको पूरा करने के लिए हो सकता है कस्टमर की जानकारी इकट्ठी करने के लिए, या कोई तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कस्टमर सेल सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। एक निश्चित कीमत तय करना। देखो, कीमत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोडक्ट के संबंधित है, कि ग्राहक को ये लगे कि ये उसके लिए वाजिब है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट की कीमत है उसे क्या लगे, वैल्यूएबल लगे। जो पैसा खर्च करे आपके प्रोडक्ट में, तो ये बहुत जरूरी है कि उसे लगे कि उसने एक अच्छा उत्पाद खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदा। नो, प्राइस मीन्स द मनी विच अ कस्टमर हैज टू पे टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। भाई, प्राइस या कीमत का मतलब है वो पैसा जो एक ग्राहक देगा जब वो आपसे कोई वस्तु या सेवा खरीदेगा। कस्टमर इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। देखो, एक उपभोक्ता जो होता है कीमतों को लेके बहुत ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है, सुरक्षात्मक होता है। अ लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में टेक योर कस्टमर्स टू द कॉम्पिटिटर। अगर आप कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, अगर आपकी वस्तु में एक छोटा सा परिवर्तन भी ऐसा कर सकता है कि आपका ग्राहक आपसे माल ना लेके दूसरी जगह से माल ले ले। ठीक है, तो मार्केटर कीप्स इन माइंड वेरियस फैक्टर्स व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस। एक वस्तु की कीमत को तय करते हुए कई सारी चीजों का ख्याल एक मार्केटर को रखना पड़ता है। ठीक है भाई, कितने कॉम्पिटिटर हैं, कितनी डिमांड है मार्केट में, आपको इन सब चीज का, और आपकी क्वालिटी क्या है, ग्राहक को किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, सारे कई एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखते हुए, यानी कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स अगर ज्यादा हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कम है तो थोड़ा चांस ले सकते हैं। प्राइस, आपकी वस्तु की क्वालिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, इन सब का ख्याल रखते हुए आप ये करते हैं। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हो गया, वैल्यू एंड प्राइस हो गया, सारी चीज प्राइसिंग का पार्ट आता है। नाउ, प्रमोशन एंड सेलिंग। भाई, प्रचार तो करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट तो करना पड़ेगा, हो सकता है सैम्पलिंग करनी पड़े, हो सकता है कि एक के साथ एक फ्री देना पड़ता है, या कोई भी फेस्टिव ऑफर। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स द मार्केट नीड्स टू ऑफर देम टू द कस्टमर। फॉर दिस ही परफॉर्म टू बेसिक फंक्शन, प्रमोशन एंड सेलिंग। जब वस्तु को मैन्युफैक्चर करता है, यानी गुड प्रोड्यूस हो जाता है, तो मार्केटर के लिए जरूरी होता है कि वो इसे कस्टमर को ऑफर करे। ऐसा करने के लिए वो दो काम करता है, एक तो प्रमोशन, एक सेलिंग। ठीक है, प्रमोशन एक्टिविटी करता है या सेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है। प्रमोशन इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर डन टू कम्युनिकेट द कस्टमर्स एंड इंक्रीज द सेल। देखो, प्रमोशन उन सारे काम काजों को कहते हैं, उन सारी कोशिशों को कहते हैं जिसके अंतर्गत वस्तु के बारे में, वस्तु के खासियतों के बारे में, या वस्तु के फीचर के बारे में बतलाया जाता है कस्टमर्स को, जो टारगेट कस्टमर है उनको बताने की कोशिश की जाती है। जबकि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, इसके जो उदाहरण है प्रमोशन को, उसमें आता है आपने प्रचार किया, टीवी, रेडियो, अखबार, बोर्ड लगा के, कपबोर्ड, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, सेल्स प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन में आता है कोई एक के साथ एक फ्री कर दिया, या अखबार में कोई कंपटीशन निकाल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, पर्सनल सेलिंग होता है, घर घर जाके माल बेचा, पर्सनल सेलिंग किया, 1-to-1 सेलिंग करा, या पब्लिसिटी कराई, कोई इवेंट आपने प्रिंट कर दिया। अगला आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वस्तु का वितरण। भाई, माल मेरे पास है, आपको खरीदना है, अंत में आप तक कैसे पहुंचेगा, ये तय करना। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज मेकिंग प्लान्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो अगला सबसे मुख्य काम है एक मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा, ये तय करना है कि वो अपनी वस्तु या सेवा को किस तरीके से वितरित कराएगा, यानी किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएगा, या जो वस्तु या सेवा हम दे रहे हैं लोगों तक आखिर कैसे पहुंचेगा, ये तय करना। Physical distribution includes decisions like choice of channel of distribution, maintaining inventory, storage, warehouses, etc. देखो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत निर्णय आते हैं, ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिसमें हम ये तय करते हैं कि हम किस माध्यम से अपने वस्तु को पहुंचाएंगे, कैसे रख रखाव करेंगे माल का, और कैसे स्टोरेज करेंगे, कहाँ पे जमा करना है। देखो, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाने को कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट कस्टमर तक माल पहुंचा सकता है। ठीक है, या उसका माल इनडायरेक्ट चैनल से भी जा सकता है, जैसे उसने अपने लिए एजेंट या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर तय किया, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, होलसेलर्स को माल बेचा, होलसेलर से रिटेलर पे और रिटेलर से कस्टमर पे। यानी एक प्रोड्यूसर तय कर सकता है कि कौन सा मीडियम वो चुनेगा, डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, यानी
B2C कहते हैं इसको, बिजनेस टू सीधा कस्टमर भी हो सकता है, या पहले बिजनेस किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स को अपॉइंट करेगा, होलसेलर से अलग अलग एरियाओं के रिटेलर्स के जरिए फिर माल खरीदा जा सकता है, ग्राहकों को दिया है, तो ये तय करना होता है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन, माल को कैसे डिलीवर किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। मैन्युफैक्चरिंग तो कंसंट्रेटेड हो गई एक पर्टिकुलर एरिया पे, फिर वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा डिफरेंट एरिया सेगमेंट में। द गुड्स आर नॉट नेसेसरली कंज्यूमर एट अ प्लेस वेयर दीज आर प्रोड्यूस। देखो, जो गुड बनाया गया एक जगह पे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको खरीदार जो है उसी जगह पे सारे मौजूद हो, ठीक है। देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी जो माल जहां बनाया गया है वहां पे और जो माल जहां उपयोग किया जाना है, खरीदा जाना है, इस्तेमाल किया जाना है, उसके बीच में एक दूरी हो सकती है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, दूरी होती है। To cover this gap, marketer uses various modes of transport so that the goods can be transferred to different corners of the country, not even the different countries, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक मार्केटर के लिए ये भी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो वस्तु और सेवाएं उसने बनाई है वो एक जगह से दूसरी जगह किस ट्रांसपोर्ट मीडियम के जरिए या किन किन ट्रांसपोर्ट मीडियम के जरिए वो उन्हें पहुंचाएगा वस्तुओं को अपने टारगेट मार्केट या टारगेट कस्टमर तक। तो मार्केटिंग फंक्शन का ये भी एक हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, भाई देखो, माल बन गया से लेकर माल फाइनल कस्टमर तक पहुंचने के बीच में उसको कहाँ पे कीप करना है स्टोर को, या कोई कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से माल को समय समय पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। द गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, जो वस्तुएं या सेवाएं बनाई जाती हैं वो प्रोडक्शन के तुरंत बाद ही उनका इस्तेमाल हो जाए, उपयोग हो जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, हमेशा या ज्यादातर जो माल बनता है और जो माल का उपयोग या प्रयोग होता है उनके बीच में एक समय का अंतर होता है, बड़ा समय का होता है। कुछ वस्तुएं एक बार बनाई जाती है साल में और फिर साल भर तक उसको बेचना जाना होता है, ठीक है। तो सो इट इज नेसेसरी टू कीप द गुड्स सेफ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स, मॉइस्चर, थेफ्ट्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब गुड्स बनाया गया तो उसे सुरक्षित रखना, ठीक है, उसे नमी से बचाना, चोरी से बचाना, कीड़े मकोड़ों से बचाना, किसी भी तरीके के नुकसान होने से बचाना बहुत जरूरी होता है मार्केटर के लिए। सो मार्केटर मेंटेन देयर ऑन वेयर हाउसेज टू स्टोर द प्रोडक्ट्स और यूज पब्लिक वेयर हाउसेज, और ऐसा करने के लिए या तो मार्केटर खुद का अपना एक वेयर हाउस बनाता है या अपने वेयर हाउसेज बनाते हैं, या फिर वेयर हाउसेज पे अपने प्रोडक्ट को किराए पे कोई वेयर हाउसेज वगैरह लेके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक वेयर हाउसेज उन्हीं को कहा गया है। थैंक यू। मेरी तरफ से पार्ट 1 खत्म है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। होप कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो। बाय बाय।